यहाँ पे हमें तो एक प्रॉब्लम देखने को मिल गया है कि यहाँ पे 300 वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 300 वोल्टेज नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब इसके पीछे पीछे हम ढूंढते हुए जाएंगे कि कहाँ तक वोल्टेज पहुंच रही है, जिसके बाद ये वोल्टेज कट हो जा रही। नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोनी का इस वाली एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करके दिखाऊंगा। इसके अंदर आउटपुट से कोई भी पावर सप्लाई नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये डेड कंडीशन में है। जब भी आप कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करने जाओगे तो उसका सीक्वेंस को हमें पहचानना पड़ता है। देखिए, आपको ये एसएमपीएस पावर सप्लाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा ये एसएमपीएस पावर सप्लाई है। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये वाली आप पावर सप्लाई देख रहे होंगे, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये सेक्शन हमारा बैकलाइट को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो हमें इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये सेक्शन हमारा प्राइमरी सेक्शन है, और ये जो हमारा एसएम चॉपर ट्रांसफार्मर है, इसके आगे की ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा सेकेंडरी सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे ही हमारे डीसी स्टेप डाउन वोल्टेज मिलेंगे। लेकिन देखने की बात यही कि यहाँ पे तीन तीन ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, तीन तीन ऑप्टोकपलर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ऑप्टोकपलर हमारा बैकलाइट के लिए इस्तेमाल किया गया है, दो ऑप्टोकपलर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक तो आपको पता ही होगा कि एक हमारा फीडबैक के लिए इस्तेमाल की जाती है ऑप्टोकपलर को। तो चलिए, आप इस पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करने से पहले हमें इसके बारे में आउटपुट में कितना वोल्टेजेस मिलना चाहिए, ये हमें पहले तो जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो पुराने एलसीडी एलईडी टीवी होते हैं, उनके जो आउटपुट कनेक्टर होता है वो दोनों साइड में लिखा हुआ रहता है कि किस पिन से हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। इस साइड भी लिखा हुआ है। अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड से भी हमें सेम टू सेम वही सीक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, एक एक करके सारे लिखा हुआ है। तो टोटल इसके आउटपुट में 15 पिन से दिया हुई है। एक एक करके आपको समझाना चाहूंगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जूम कर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 15 हुआ है, लिखा हुआ है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग पावर सप्लाई यहीं से निकलते हुए जाएंगे। जैसे कि हमें कॉम्बो मदरबोर्ड में देखने को मिलता है कि एक ही पावर सप्लाई हमें बनता है, उसके बाद अलग अलग पावर सप्लाई में या अलग अलग जगहों पे वो डिवाइडेड हो जाती है। लेकिन इस वाली पावर सप्लाई का ऐसा नहीं है। कैसे, देखिए, स्टैंड बाय वोल्टेज भी यहीं से ही निकलेंगे, 3.3 वोल्ट। 2 नंबर पे एसी ऑफ का यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 3 नंबर पे पावर 1 का देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपको इस पावर सप्लाई को बोर्ड के साथ अटैच करने से पहले ही इन सारे वोल्टेज को आपको चाहिए, तो आपको पावर ऑन 3.3 वोल्ट को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर पे देखिए, ऑडियो 12 वोल्ट, यानी कि ऑडियो सेक्शन का जो पावर सप्लाई है वो भी यहीं से निकलते हुए जाएंगे। यहाँ पे ऑडियो के लिए 4 और 5 नंबर को इस्तेमाल किया गया है। 6 नंबर रजिस्टर के लिए है 12 वोल्ट, 7 नंबर भी 12 वोल्ट देखिए, और 8 नंबर भी 12 वोल्ट, यानी कि ये 3 6 7 8 नंबर का 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और 9 नंबर भी है, 10 नंबर भी बैकलाइट इरोर के लिए। अगर बैकलाइट के अंदर कोई भी दिक्कत या गड़बड़ी होंगे तो हमारा ये 10 नंबर पिन पे वो डिटेक्ट करके हमारा इस पावर सप्लाई को प्रोटेक्शन मोड में लेकर चला जाएगा। उसके बाद 11 बैकलाइट ऑन के लिए, 12 नंबर पे डीमार के लिए, और 13 नंबर नॉट कनेक्ट, यानी कि इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। 14 नंबर पे 5 वोल्ट वीसीसी, और 15 नंबर कॉमन 1 के लिए है। तो ये आपको सीक्वेंस पता चल गया है कि इसका आउटपुट में हमें क्या क्या वोल्टेज मिलना चाहिए। लेकिन अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इस पावर सप्लाई से प्राइमरी सेक्शन में वोल्टेज सीक्वेंस जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है वो हम सबसे पहले फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर हम लगेगा कि ये जो हमारा मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट तक अगर सही वोल्टेज आ जाए और यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पावर सप्लाई सही वोल्टेज बनने लग जाए, उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन को टेस्ट करेंगे। पहला काम हमारा यही इस प्राइमरी सेक्शन में टेस्ट करना होता है। तो पहले कोल्ड टेस्टिंग कर लेता हूँ। कोल्ड टेस्टिंग मतलब ये होता है कि जो हमारा मेन मेन चीजें होती है, जैसे कि ये हो गया रेक्टिफायर, ये मॉसफेट, उसके साथ जो भी छोटे छोटे और भी पीछे साइड कंपोनेंट्स है ना, ये हम सॉर्टिंग चेक करेंगे, जिसको बोला जाता है कोल्ड टेस्टिंग। और इसके अंदर सॉर्टिंग है कि नहीं ये भी हम चेक करेंगे। जैसे जिसके अंदर ये हमारा फ्यूज भी आती है, तो वो हम एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कंटिन्यूटी रेंज को मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे लोग ओम रेंज पे भी रखते हुए टेस्ट करते हैं, लेकिन जो जो जिसको अच्छा लगता है वो वैसा रास्ता फॉलो करता है। मैं तो कंटिन्यूटी रेंज पे ही रखता हूँ। सबसे पहले हमें कॉर्ड को चेक करना होता है। कॉर्ड को चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस कॉर्ड के एक पॉइंट पे इसको रखूंगा और दूसरे पॉइंट पे मैं देखूंगा टच करके प्रॉपर आ रहा है। दूसरे को भी हम चेक कर लेंगे, ये भी सही है। अब इस फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज के दोनों पर हम टच करेंगे,
बीप साउंड मिल रहा है, मतलब फ्यूज भी सही है। अब इस पावर सप्लाई को मैं उल्टा करूंगा और उल्टा करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये हमारा एसी इनपुट हो रहा है। उसके बाद ये रहा हमारा फ्यूज, हमको ये भी चेक कर लिया, फ्यूज भी सही है। अब हमने क्या करा, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ना, इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। तो इसके लिए 1 2 3 4 पॉइंट है, तो इन चारों को चारों में टेस्ट कर लेता हूँ एक एक करके। यहाँ पे देखिए डायोड का जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसलिए एनोड कैथोड के लिए ये हमारा बीप साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब ये सही है, ये कोई गलत नहीं है। उसके बाद इन दोनों में देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही है। अगर इस ब्रिज रेक्टिफायर के 1 नंबर और 4 नंबर पिन के साथ एक साइड देखिए साउंड साउंड आ रहा है बीप साउंड, और थोड़ी देर बाद रुक गया है, क्योंकि ये कैपेसिटर में चार्ज स्टोर रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये हमें दिखाता है, उसके बाद ये गायब हो जाती है। देखिए ये देखिए बंद हो गया, तो ये भी हमारा सही है। अब बात कर लेंगे ये जो हमारा सबसे ज्यादा खराब होने वाली मॉसफेट, पावर मॉसफेट जिसको बोला जाता है, तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो इसका पिन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टेस्ट करा, यहाँ पे भी कोई भी चीज हमें गलत देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं कि इसको हम अब एसी सप्लाई देंगे, उसके बाद वोल्टेज को एक एक करके चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा कहाँ तक पहुंच रही है और कहाँ पे जाके ड्रॉप हो रही है। उसका आउटपुट भी हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा जो कैपेसिटर आप देख रहे होंगे ना, 1 2 3 4 सेकेंडरी सेक्शन में कैपेसिटर, इन सारे कैपेसिटर्स को एक बार चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग है या नहीं, वो भी हम चेक कर लेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे डायोड है, देखिए डायोड को भी हम एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे डायोड सही है, और यहाँ पे एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है 4 लेग्स का, ये भी सही है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 4 कैपेसिटर है ना, ये एक एक करके चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, देखिए शॉर्टिंग एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं। और उसके बाद ये 2 कैपेसिटर से इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना, ये बीप साउंड आपको तब तक सुनाई देंगे जब तक इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होके रहेगा। अब देखिए डिस्चार्ज हो चुका है, बीप साउंड भी बंद हो चुका है। अब क्या करते हैं कि इस वाली पावर सप्लाई को मैं एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस। तो हमने एसी सप्लाई में कनेक्ट कर दिया हूँ, और ये जो देखिए हमारा 100 वाट का सीरीज लाइन में लगा हुआ है, ये एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अगर इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग होता तो हमारा ये वाली बल्ब फुल ग्लो करता, यहाँ पे थोड़ा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर शॉर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आप कंफर्म हो जाइए। अब सबसे पहले हम मल्टीमीटर को एसी पे सेट करेंगे। एसी वोल्टेज पर सेट करने के बाद यहाँ पे हमारा एसी इनपुट हो रहा है कि नहीं, ये एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी पर, और डीसी पर सेट करने के बाद जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर होता है यहाँ पे लगा हुआ है, मेन फिल्टर कैपेसिटर, उसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे 300 के आसपास। यहाँ पे 305 वोल्ट दिखा रहा है, ये वोल्टेज बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक ट्रिक देख लीजिए कि कौन सा मैं पर्सनली ट्रिक को इस्तेमाल करता हूँ कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेगेटिव पिन है, यानी कि नेगेटिव जो लेग है ना कैपेसिटर का, वो एक लेग को मैं टच करके रखूंगा, और दूसरा प्रोब को मैं जो हमारा पावर मॉसफेट होता है उसका जो ड्रेन पिन होता है, जो कि उसका बीच वाला पिन होता है, उसके साथ हम टच करेंगे। देखिए हमने टच करा, यहाँ पे 300 से 400 वोल्टेज के अंदर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.17 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कोई तो गड़बड़ी है जिसके वजह से हमें इस मॉसफेट तक वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पे हमें तो एक प्रॉब्लम देखने को मिल गया है कि यहाँ पे 300 वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 300 वोल्टेज नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब इसके पीछे पीछे हम ढूंढते हुए जाएंगे कि कहाँ तक वोल्टेज पहुंच रही है, जिसके बाद ये वोल्टेज कट हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रैक को हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने टच करा, और टच करने के बाद देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे एक बार टच करूंगा, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। तो इसके लिए हम आगे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है, इस जंपर के इस पर हम टच करेंगे, तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। अगर हम उस पर टच करेंगे, इस पर भी वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ से होते ही एक ट्रैक यहाँ तक जा रही है, जो कि चॉपर ट्रांसफार्मर के एक पिन होता है, तो यहाँ पे हम टच करेंगे, देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। हम अब क्या करेंगे कि इसी चॉपर ट्रांसफार्मर का यहाँ पे कॉइल लगा हुआ रहता है, तो इसके उस पर हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। अब इसको ट्रैक करते हुए आगे जाएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आते हुए यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ तक जैसे पहुंचा है तो इस पर देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे और एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम इस पर चेक करके देखते हैं।
यहाँ पे देखिए 305 वोल्ट आ चुका है। मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है यही चीज खराब हुआ है, जिसके वजह से इसका इस पर में वोल्टेज हमें 306 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इस पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और जब तक इस पर नहीं वोल्टेज आएंगे तब हमारा आगे की वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एसी सप्लाई को, और उसके बाद इसको मैं डिस्चार्ज कर लूंगा मेन कैपेसिटर को, नहीं तो हमें शॉक लगने का चांसेस रहेगा। ये देखिए डिस्चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करके देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो ढूंढा हो ये वाला कंपोनेंट्स कौन सा है। तो हम इसको उल्टा करा तो यहाँ पे देखिए एक अलग ही किस्म का रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि फ्यूज रजिस्टर होता है, जिसका वैल्यू है 0.1 ओहम लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करके देखूंगा कि आगे की जो सप्लाई वोल्टेज है बन रहा है कि नहीं। तो जल्दी से मैं इससे खराब हुआ कंपोनेंट्स को मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये रहा वो कंपोनेंट्स जो कि यही खराब हो जाने की वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। तो एक बार मैं अभी इसको खोल के चेक कर लेता हूँ कि ये अभी सही कंडीशन में है या नहीं। अभी तो मैंने फिलहाल के लिए इसको कॉन्टिन्यूटी रेंज पर सेट करूँगा, और उसके बाद मैं इसको ओम रेंज पर सेट करके इसका वैल्यू चेक करूँगा। कोई भी कंपोनेंट्स के अंदर हलचल नहीं है, आप देख सकते हो, ना ही इसके अंदर कोई भी वैल्यू है ना ही कुछ भी नहीं है। मतलब ये अंदर से ब्रेक हो चुका है, मुझे कंफर्म पता चल गया है। और अब देखिए कि इस टाइप का जो रजिस्टर है ना, आपको मार्केट से अलग से खरीद के नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 0 ओम्स का, नहीं तो आपको यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर जंपर लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जंपर लगा दिया हूँ, आप साफ साफ देख सकते हो। अब मैं इसको एसी सप्लाई में लगा के देखता हूँ कि ये वोल्टेज आगे की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। मैं इसको कनेक्ट करूंगा अभी सीरीज लाइन पर। देखिए जैसे सीरीज लाइन पर कनेक्ट करा तो मुझे लगता है कि ये पावर सप्लाई ठीक हो चुका है। एक बार आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डीसी वोल्टेज पे सेट करा हूँ, और डीसी वोल्टेज पर सेट करने के बाद एक प्रोब को मैं नेगेटिव में रखूंगा, और दूसरे को मैं यहाँ पे जो वोल्टेज नहीं बन रहा था, यहाँ पे देखिए 304 वोल्ट अब आ चुका है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। और अब मैं क्या करूँगा कि इसका आउटपुट सेक्शन का भी एक वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा वोल्टेज। यहाँ पे देखिए 12.90 वोल्टेज आ चुका है, जो कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी 12.90 वोल्टेज आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर भी वोल्टेज मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर भी वोल्टेज सही है, यहाँ पर भी वोल्टेज सही है, बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज भी सही है। मतलब बिल्कुल प्रॉपर ये अभी रिपेयर हो चुका है। एक छोटा सा कंपोनेंट्स खराब हुआ था, देखिए ये वाली कंपोनेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा बोर्ड ही डेड हो चुका था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एक एसएमपीएस पावर सप्लाई को कैसे इसको ट्रेस करते हुए आगे बढ़ाया जाता है, और उसके बाद चुन चुन के एक एक कंपोनेंट्स को ढूंढा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट्स खराब हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।